हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया और इसका मेन पर्पस क्या था। और साथ में ये भी जानेंगे कि बंगाल के नवाब कब किसने बना, प्लासी का युद्ध कब हुआ है ना, किसके दौरान हुआ। ये सभी जानकारी हम साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जब पुर्तगाल और डच भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे बंगाल और बिहार और ये जो साउथ के पोर्शन है, ख़ास तौर पर तमिलनाडु केरल वाले इलाका में इनका वर्चस्व स्थापित हुआ। तो अब यहाँ पर यूरोप में एक और देश उभर रहा था जिसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन की भी चाह थी कि हम भारत की ओर बढ़ें और वहाँ पर अपने व्यापार करें, लाभ कमाएं। तो इसी दौरान 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक घोषणा की जाती है। इस घोषणा में ये था कि हम भारत में जाकर बड़े व्यापक पैमाने में व्यापार करेंगे, साथ में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 172 मेंबर थे और इसके पहले गवर्नर थे जिनका नाम था थॉमस। कंपनी का जो गठन था वो ईस्ट इंडिया मसाला व्यापार में हिस्सेदारी के लिए किया गया था और उस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था, क्योंकि जो वो पहले आए थे। जब तक कि इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश आर्माडा यानी 1588 की हार ने अंग्रेज़ों को एकाधिकार तोड़ने का मौका नहीं दिया। 1612 तक कंपनी ने अलग अलग यात्राएं की, अलग से सदस्यता प्राप्त की। 1657 तक अस्थायी संयुक्त स्टॉक थे, बाद में ये परमानेंट इस संयुक्त स्टॉक हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी को शुरुआती दौर में बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे। अब यहाँ जो डच मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया कि कंपनी के जो जितने भी सदस्य थे जो अंग्रेज़ से जुड़े हुए थे उन सभी को अपने कंपनी से बाहर कर दिया। और 1623 में अम्बोइना नरसंहार, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, उस घटना में अंग्रेजी, जापानी और पुर्तगाली व्यापारियों की हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज़ों के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं, पुर्तगालियों के बहुत सारे कर्मचारी, उनकी सभी की हत्या कर दी जाती है डच अधिकारियों के द्वारा। लेकिन पुर्तगालियों की जो कंपनी है ना, वो क्या थी कि उसकी जो हार होने के बाद भी वो मुग़ल साम्राज्य के व्यापारिक रियासत से जुड़ी हुई थी। और कंपनी जो है दक्षिण भारत के मसालों के साथ कपास और रेशम के टुकड़े के सामान, इंडिगो और सॉल्ट पीटर के व्यापार में बस गई। और इससे उनकी जो गतिविधियाँ थी वो फारस की खाड़ी से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक पूरे एकदम व्यापक पैमाने फैल गया था। 1620 के दशक में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ने उपयोग करना शुरू कर दिया किसका, दास श्रम और परिवहन लोगों का। उनको क्या करता है कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपनी सुविधाओं के साथ साथ अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप के लिए गुलाम बनाया गया था। उनको वहाँ ले जाया गया था। हालांकि कंपनी द्वारा गुलाम बनाए गए कुछ लोग इंडोनेशिया और पश्चिम अफ्रीका से आए हुए थे, कुछ मेडागास्कर से आए हुए थे और ख़ास तौर पर भारत से आए हुए थे, है ना। कंपनी द्वारा दासों का बड़े व्यापक पैमाने पर यूज हुआ, कब से कब तक, 1730 से 1750 तक। लेकिन इसे बाद में फिर 1770 में समाप्त कर दिया था। 16वीं शताब्दी के मध्य में कपास और वस्तुओं का बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई, क्योंकि उस दौरान कपास और वस्तुएं यानी जो था खेती उतनी हो नहीं पाती थी, अकाल पड़ा था। लेकिन चाय की जो खेती थी वो बहुत बड़ी थी, यानी चाय का जो आयात निर्यात था वो खास तौर पर चीन के साथ होता था। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कंपनी ने चीन को अवैध अफीम निर्यात के साथ चाय व्यापार को वित्त पोषित किया, यानी बढ़ोतरी प्रदान की। और उस व्यापार के चीन विरोध ने सबसे पहले अफीम युद्ध हुआ कब, 1839 से 42 के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी हार और ब्रिटेन व्यापारिक विशेषाधिकारियों का विस्तार हुआ। और एक दूसरा संघर्ष हुआ था जिसका नाम था एरो बार कहा जाता है, 1856 से 60 के बीच हुआ था। इसमें यूरोपीय लोगों के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए थे।
ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं बंगाल के नवाब के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बंगाल की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि इस प्राचीन काल से ही बंगाल जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, किसके लिए, राजनीतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। क्योंकि अशोक के टाइम पीरियड में जब पाटलिपुत्र बसाया गया तो पूरा बंगाल के अंडर में आता था, है ना। दिल्ली सल्तनत के जितने भी बड़े बड़े राजा थे, खास तौर पर जो मोहम्मद गौरी का जो दूसरा गुलाम था, बख्तियार खिलजी बंगाल, बिहार पर, असम पर पूरा आक्रमण करता है, क्योंकि यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, है ना। सेफ सिटी माना जाता था इसको। फिर मुग़ल काल में जब औरंगज़ेब आक्रमण करता है तो उस दौरान जो औरंगज़ेब का भाई है, शाह शुजा है, वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो अलग चला जाता है, क्योंकि दारा सिकोह और औरंगज़ेब के बीच जो है वो मुग़ल जो सत्ता है, मुग़ल जो शासन है, उसको लेकर के युद्ध होता है। तो दरअसल शाहजहाँ है, उसके 4 बेटे होते हैं, और 4 बेटों में से शाह शुजा तो अलग चला जाता है, और औरंगज़ेब के पास एक दूसरा भाई उसका साथ देता है, लेकिन बाद में फिर दारा सिकोह को हराना पड़ता है। तो ये बंगाल जो है बहुत समृद्ध था, और ख़ास तौर पर जब बंगाल के नवाबों ने यहाँ राज किया, यानी उस समय क्या होता है कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, यानी 1707 के बाद मुग़ल सत्ता चरमरा गई थी, यानी जो बचे कुचे जो शासक थे वो केवल नाम मात्र के थे। तो फारूक सियार के शासनकाल के दौरान अलग अलग जो छोटे छोटे समूह बन गए थे, अलग अलग राजाओं का, अलग अलग देश का, है ना। तो अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे, जिनमें सबसे बड़ा था कौन, बंगाल। और बंगाल पर अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा ध्यान था, और शाह शुजा के टाइम पीरियड में ही, यानी शाह शुजा की अप्रूवल के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1651 में स्थापित की थी। तो ये सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा था, है ना। और यहाँ कृषि भी बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, चाहे हम जूट की बात करें, कपास की बात करें, नील की खेती, अफीम, बहुत सारी चीज़ों की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती थी। तो ये सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। तो इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शीद कुली खान के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1717 से 1727। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि इसने अपने शासन काल के दौरान जो तकावी ऋण है उसको समाप्त कर दिया था, है ना। और इसने भूमि प्रबंधन की एक इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी, है ना। और मुर्शीद कुली खान की टाइम पीरियड की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि इसने अपनी जो राजधानी थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, जिसे मकसूदाबाद भी कहा जाता है। और इसका कारण ये था कि इसका सबसे ज़्यादा मतभेद होता था अजीमुस्साम से, और इसी कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। और इसके समय 3 जमींदारों का विद्रोह हुआ था, और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो दामाद होता है, जिसका नाम होता है शुजाउद्दीन, वो बंगाल का अगला नवाब बनता है। शुजाउद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1727 से 1739 था। बिहार को अपने अधीन करने वाला जो पहला नवाब था वो शुजाउद्दीन था, यानी बिहार को इसने बंगाल में शामिल किया था। और जब शामिल किया तो इसे उसी दौरान अली बर्दी खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त कर दिया, जो आगे चलकर बंगाल का नवाब बनता है। अब शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा आता है, जिसका नाम होता है सरफराज, 1739 में। लेकिन सरफराज के टाइम पीरियड में अली वर्दी खान, जो कि बिहार का सूबेदार था, वो विद्रोह कर देता है, और एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध 1740 में, जिसमें सरफराज की हत्या करके अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। अब बात करते हैं अली वर्दी खान के बारे में 1740 से 1756। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने पद की वैधता को बनाए रखने के लिए, है ना, और पद की वैधता को पाने के लिए मुग़ल शासकों को 2 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। और जब इसने पद की वैधता पा ली तो उसके बाद अपने जीवन काल के दौरान इसने कभी भी मुग़लों को कर नहीं दिया, है ना। केवल ही नाम मात्र का शासक था मुग़लों का। अब यहाँ क्या होता है कि इसके शासनकाल के दौरान इसने सबसे ज़्यादा जो मतभेद हुए हैं और सबसे ज़्यादा परेशान किए हैं, तो इसको मराठाओं ने परेशान किए हैं। और ये जो है अली वर्दी खान मराठा से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने बाद में फिर संधि कर ली, और संधि के तहत 12 लाख रुपए वार्षिक कर देगा किसको, मराठा को, और उड़ीसा प्रांत भी देना पड़ा किसको, मराठाओं को।
है ना। और इसके अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को स्थायी दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। अली वर्दी खान के 3 पुत्रियाँ थीं और इसके तीनों दामाद की मृत्यु इसके शासनकाल के दौरान ही हो जाती है। तो बाद में अगला जो शासक होता है, इसकी छोटी पुत्री का बेटा बनता है, जिसका नाम था शुजाउद्दौला, है ना। अब इसने एक बात कही थी अंग्रेज़ों के बारे में कि अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो शहद देंगी, लेकिन अगर आप माने अगर ना छेड़ा जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगे, लेकिन अगर आप उनको छेड़ोगे तो काट काट के आपको मार देंगे। तो ये अली वर्दी खान ने कहा था किसके बारे में? अंग्रेज़ों के बारे में। और अंग्रेज़ों की तुलना की थी मधुमक्खियों से। अब बात करते हैं शुजाउद्दौला के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1756 से 1757। इसका जो कार्यकाल है बहुत छोटा है, यानी अल्प समय के लिए हुआ था, लेकिन जितने भी कार्यकारी, जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो इसी के शासनकाल के दौरान हुई थी। अब ये जो था वो अली वर्दी खान का पोता था, और इसने, क्योंकि अली वर्दी खान ने अपने शासनकाल के दौरान ही इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और इसके शासनकाल में इसके 3 प्रतिद्वंदी थे। तो सबसे बड़ा नाम आता है पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग, जो कि दूसरी मौसी का बेटा था, घसीटी बेगम जो कि सबसे बड़ी मौसी थी, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़। ये 3 लोग इसके खास तौर पर प्रतिबंध थे, और शुजाउद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया था और मार डाला था 1756 में मनिहारी के युद्ध में। अब इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है कि इसने 4 जून 1756 को कासिम बाजार, जो कि पश्चिम बंगाल का बहुत डेवलप्ड इलाका है, वहाँ पर इसने अधिकार कर लिया। 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करके फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया, और इस दौरान अंग्रेज भागकर कहाँ चले गए? फुल्टा द्वीप, जो कि बंगाल के नज़दीक स्थित है। 20 जून 1756 को एक अंधेरी रात को शुजाउद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को 18 फुट लंबी और 10 फीट चौड़ी एक छोटे से कमरे में भर दिया, एकदम ठूस कर भर दिया। और जब सुबह दरवाज़ा खोला गया, उसका गेट खोला गया, तो मात्र 23 लोग बचकर बाहर निकले, और उसमें सबसे बड़ा गवाह था जिसका नाम था हालवेल। हालवेल ने पूरी घटनाओं को देखा था, और इतिहास में इस दर्दनाक, इस भयंकर घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। फिर 2 जनवरी 1757 को क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लेती है, और फिर अलीनगर की संधि होती है शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1757 को, जिसके तहत कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था 23 जून 1757 को। अब ये जो प्लासी का युद्ध है, ये एक निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध ऐसा कि अगर इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की पराजय होती तो सदा सदा के लिए अंग्रेज़ भारत से चले जाते ब्रिटेन, और अगर अंग्रेज़ों की जीत होती तो भारत में नवाबों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाता, और फिर अंग्रेज़ का शासन चलता। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र इतना बड़ा गद्दार आदमी था कि अपने देश को बेच दिया। अगर मीर जाफ़र गलती नहीं किया होता ना, तो आज देश की जनताओं को, जो कि 200 सालों से अंग्रेज़ों की मार झेली, उस मार को नहीं झेलना पड़ता। सबसे बड़ी गलती की थी मीर जाफ़र ने, और क्योंकि मीर जाफ़र को लालसा थी बंगाल के नवाब बनने की, और ये इस लालसा ने इसको डुबो दिया। यानी ये क्या करता है कि शुजाउद्दौला को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, और बाद में फिर युद्ध होता है, और जिस युद्ध में प्लासी युद्ध के दौरान शुजाउद्दौला की बहुत बुरी पराजय होती है। और ये था मीर जाफ़र, जो कि संधि कर रहा है अंग्रेज़ों के साथ। फिर अगला नवाब बन जाता है मीर जाफ़र 1757 से 1760 के बीच। प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के बदले इसे बंगाल का नवाब बनाया गया, और इसी के शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों ने एक नई पद्धति स्टार्ट की, बांटो और शासन करो। लेकिन जो ये इसको तो पता था मीर जाफ़र को कि अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं होते हैं, तो बाद में इसके अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों जो थे वो बार बार इससे धन की प्राप्ति कर रहे थे, और इतना ज़्यादा धन की प्राप्ति की कि मीर जाफ़र को परेशान होना पड़ा। और जब परेशान होना पड़ा और कई बार अंग्रेज़ों की जो चाह थी उसको पूर्ण नहीं कर पाया, तो बाद में उस समय के जो बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टर्ड द्वारा नवाब को बदलने का निर्णय लिया गया, और फिर मीर कासिम से एक समझौता किया, जिसके तहत मीर कासिम को नवाब बनाए जाने
बढ़ाने के एवज में कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी प्रदान की गई। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और 15,000 मासिक आय पेंशन भोगी बना दिया गया मीर जाफर को। अब यहाँ पर एंट्री होती है मीर कासिम की 1760 से 1763। इसके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी। उसका मेन कारण ये था क्योंकि ये चाहता था कि मेरे पहले के जो नवाब थे जिन्होंने संघर्ष झेला वो मेरे साथ ना हो और मैं अंग्रेज़ों के षड्यंत्रों से सुरक्षित रहूं। अब यहाँ क्या होता है कि इसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया और इतने प्रयास किया जिससे अंग्रेज़ इससे ईर्ष्या करने लगे। और इसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी का नाम आता है जिसका नाम था एलिस। एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया, जिस दौरान मीर कासिम ने कई सारे अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। फिर जुलाई 1763 में मीर जाफ़र को फिर से नवाब घोषित कर दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ जो है मीर कासिम से परेशान हो चुके थे। अब फिर से एंट्री होती है मीर जाफ़र की और इसके दूसरे शासनकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। ऐसा हुआ था कि पटना की घटना के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया और मीर कासिम के कहने पर भी अंग्रेज़ों ने युद्ध नहीं रोका तो उसने सभी अंग्रेज़ बंदियों को हत्या करवा दी। और मीर कासिम जो है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और उसी समय वहाँ मुग़ल शासक थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, और तीनों लोगों ने गुट मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। और 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों और तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की वास्तविक प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद अगला शासक आता है नजमुद्दौला जो कि 1765 से 1766 यानी मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र था और जिसको नवाब बनाया गया। और इसके शासनकाल में सभी अधिकार अंग्रेज़ों के पास थे और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव जो है पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत आया और उसके दृष्टिकोण से सभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। अतः क्लाइव ने मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब से संधि कर ली और इस संधि के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे कि प्रशासनिक अधिकारियों की कमी, कंपनी के डायरेक्टर किसी भी प्रकार के विस्तार के विरुद्ध थे, सत्ता संभालने से इसके प्रतिद्वंदी डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारतीय शक्तियों को एक कर सकते थे। अब मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अभी भी कायम थी जिस कारण भारतीय शक्तियां एक हो सकती थीं। और क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से 2 अलग अलग इलाहाबाद की संधि की। इस प्रकार ये पूरा हमारा सेशन एंड होता है। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।